आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सूत्र वाक्यम। सूत्र वाक्यम का मतलब होता है कहानी को जोड़ने वाला क्लू, कहानी का वो धागा जो पूरे ट्रूथ को जोड़ता है। ये कहानी एक गलती से हुए मर्डर की है, लेकिन उस मर्डर के पीछे छुपे हुए और भी कई सारे क्राइम्स बाहर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है निमिषा नाम की एक क्लास टीचर से और कुछ बच्चों से। वो क्लास ले रही होती है, लेकिन वहाँ कई बच्चे मिसिंग होते हैं। दरअसल वो सारे बच्चे पुलिस स्टेशन गए होते हैं। पुलिस स्टेशन की ऊपर की मंजिल पर क्रिस्टो बच्चों को ट्यूशन देता है। एक बार वहाँ एक पुलिस वाले का बेटा क्रिस्टो से एक डाउट पूछता है और क्रिस्टो बहुत अच्छे से उसे समझाता है। तभी से मैक्सिमम बच्चे क्रिस्टो के पास ट्यूशन आने लगते हैं। इसी वजह से निमिषा की क्लास में बच्चे नहीं बैठते। ये बात निमिषा को बुरी लग जाती है। वो प्रिंसिपल से शिकायत करती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर क्रिस्टो से मिलकर भी शिकायत करती है। लेकिन क्रिस्टो कहता है कि मैं बच्चों को जबरदस्ती यहाँ नहीं बुलाता। अगर वो तुम्हारी क्लास मिस करते हैं तो मैं उन्हें कह दूंगा कि आगे से ऐसा ना करें। क्रिस्टो के साथ पढ़ने वाले बच्चों में से एक का नाम है अखिल। क्रिस्टो के ट्यूशन सेंटर में वो और बाकी सारे बच्चे स्कूल के बाद आते हैं। क्रिस्टो थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाकर फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। बच्चे पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों से भी अच्छे दोस्त बने रहते हैं। क्रिस्टो वह बच्चों से हमेशा यही कहता है, स्कूल की क्लास भी अटेंड करनी है और यहाँ ट्यूशन भी, सिर्फ ट्यूशन के लिए क्लास बंक नहीं करनी। इसी दौरान वहाँ पंचायत का एक मेंबर आता है जिसका नाम है थॉमस। वो क्रिस्टो के पास एक शिकायत लेकर आता है। शिकायत ये है कि एक आदमी जो अमेरिका में काम करता है उसकी जमीन इस एरिया में खाली पड़ी है। उसी जमीन पर एक पुराना कुआं भी है। अब उस बेकार पड़े कुएं में लोग अलग अलग जगह से आकर वेस्ट फेंकते रहते हैं, ज्यादातर किचन वेस्ट। अब क्योंकि वो जगह मंदिर के पास है, कई बार वहाँ लोगों ने प्रॉब्लम भी की है। हाल ही में जब कुछ लोग वहाँ वेस्ट डालने के लिए आए थे तो एक आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन लोगों ने उस आदमी को ही मार दिया। थॉमस चाहता है कि क्रिस्टो इस मामले का कोई हल निकाले। इसके बाद कहानी में दिखाते हैं अखिल, उसका दोस्त और उसकी क्रश आर्या को। वैसे आर्या और अखिल अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। दोनों हमेशा साथ में पुलिस स्टेशन के ऊपर वाले क्रिस्टो की ट्यूशन में जाते हैं। आर्या के घर में उसकी मम्मी, पापा और उसका भाई विवेक रहते हैं, लेकिन विवेक को आर्या बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी सगी बहन होते हुए भी वो उसे बहुत नफरत करता है। अगर आर्या उसके पास भी चली जाए तो विवेक तुरंत उठकर वहां से चला जाता है। आर्या के घर के बिल्कुल बगल में ही निमिषा मैडम का घर है। जब भी आर्या उदास या परेशान होती है तो सीधा निमिषा के पास चली जाती है। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अखिल और आर्या साथ साथ लौट रहे होते हैं। जैसे ही वो आर्या के घर के पास पहुंचते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। लेकिन घर में घुसते ही आर्या को उसका भाई विवेक जोर से पीटता है। वो गुस्से में कहता है, तू भी अब बाहर लड़कों के साथ घूमने लगी है, अब तू ही यहाँ मोहल्ले का नाम खराब करेगी। जब उसकी माँ रोकने आती है तो विवेक माँ से भी कहता है कि तुमने पहले ही काफी बदनामी कराई है, अब ये भी कराएगी, मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर विवेक गुस्से में घर से निकल जाता है। डरी हुई आर्या सीधा निमिषा के पास भागकर पहुंचती है। वैसे विवेक अक्सर ही आर्या को मारता पीटता रहता है। निमिषा कहती है, अब ये ऐसे नहीं चल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है और अखिल और उसके पापा को देखते हैं। दोनों खेत में जानवरों को पकड़ने के लिए एक जाल लगा रहे थे। ऐसा जाल कि अगर उसमें किसी इंसान का पैर भी फंस जाए तो आसानी से बिल्कुल निकलना नामुमकिन है। अगले दिन आर्या का इंतजार करता है अखिल, लेकिन जैसे ही आर्या का चेहरा देखता है उसे बहुत दुख होता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि आर्या को फिर से विवेक ने पीटा। लेकिन आर्या कहती है, तुम इसे सीरियस मत लो, मुझे तो आदत हो गई है। ये कहकर वो अखिल के साथ सीधा ट्यूशन सेंटर चली जाती है। लेकिन इस घटना की शिकायत निमिषा जाकर क्रिस्टो से करती है। क्रिस्टो को पता चलता है कि विवेक के आर्या को मारने की असली वजह उनकी उम्र का गैप है। जब विवेक 18 साल का था और कॉलेज में पढ़ रहा था तभी आर्या का जन्म हुआ। इसी वजह से कॉलेज और गांव में लोग उसे चिढ़ाते थे। वो हमेशा ताने सुनता था कि उसके पेरेंट्स ने इतनी बड़ी उम्र में दूसरा बच्चा पैदा किया। यही बात उसे बुरी लगती थी और तब से उसे आर्या से नफरत हो गई। इसी गुस्से में वो हमेशा बहाना निकालकर आर्या को मारता था। ये सब सुनकर क्रिस्टो कहता है, मैं इस मामले का कोई हल निकालूंगा। और फिर वो सीधे उसी पुराने कुएं को देखने जाता है। पंचायत मेंबर थॉमस ने पहले की थी। वो कुआं बहुत गहरा था। क्रिस्टो उस कुएं को देखकर कहता है, अगर इसमें कोई हाथी भी गिर जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर वो कहता है कि इस जगह पर वेस्ट फेंकने को लेकर कोई ठोस फैसला जरूर लेना पड़ेगा। ये कहकर क्रिस्टो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। उसी टाइम हेलमेट चेकिंग चल रही होती है और तभी एक लड़की आती है जिसका नाम होता है बेट्सी। उसकी बाइक पर नंबर प्लेट नहीं होती और उसके पास सिर्फ कनाडा का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि इस लाइसेंस से यहाँ गाड़ी चलाना मान्य नहीं है। फिर वो उसकी बाइक जब्त कर लेते हैं और उसे कहते हैं स्टेशन से आकर गाड़ी ले जाना। इसके बाद बेट्सी अपनी आंटी शर्ली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। शर्ली दरअसल उसी थॉमस मॉन्स्टर की बहू होती है जिसने पहले कुएं की शिकायत की थी। उसी वक्त क्रिस्टो ने विवेक को भी स्टेशन पर बुलाया होता है। पुलिस वाले विवेक को देखते ही बिना ज्यादा पूछताछ किए उसकी अच्छी खासी पिटाई करते हैं।
हैं और फिर चेतावनी देते हैं, अब समझ आ गया ना, आगे से आर्या को हाथ मत लगाना। ये कहकर वो उसे वहां से जाने को बोलते हैं। जब विवेक बाहर निकलता है तो शर्ली और बेट्सी अंदर आती हैं। दरअसल शर्ली और उसके पति ने ही विवेक को गल्फ में नौकरी दिलाने का पूरा प्रोसेस शुरू किया था। शर्ली उसे कहती है पेपर वगैरह ठीक कराने के लिए घर आ जाना। वहीं बेट्सी को पता चलता है कि स्टेशन की ऊपर वाली मंजिल पर ट्यूशन चल रही है। वो वहां जाकर देखती है तो अखिल और आर्या आपस में बातें कर रहे थे। विवेक ऊपर की तरफ नजर डालता है और देखता है कि आर्या और अखिल साथ बैठकर हंस खेल रहे थे। ये देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद शर्ली और बेट्सी फाइन भरकर अपनी बाइक वापस ले लेती हैं और वहां से निकल जाती हैं। लेकिन विवेक अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में था। विवेक अक्सर मैथ्यूज नाम के एक बड़े आदमी के लिए उसके ड्राइवर का काम करता है। मैथ्यूज उसे कहता है पुलिस वालों की बातों को सीरियसली मत लेना। विवेक के मन में बस यही होता है कि किसी तरह इस बर्बाद गांव से निकलकर बाहर चला जाऊं। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाते हैं कि क्रिसमस के मौके पर जब लोग कैरोल सिंगिंग में व्यस्त होते हैं तो कुछ आदमी एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे। तभी पास वाले घर की कार की अलार्म अचानक बजने लगता है और सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। रात में जब लोग क्रिसमस कैरोल कर रहे होते हैं एक आदमी देखता है कि कोई वहां से दौड़कर भाग रहा था। लेकिन उसी समय कैरोल वाले लोग वहां से गुजरते हैं और उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। अगले दिन स्कूल में अचानक बच्चे एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। सबको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। क्रिस्टो वहां पहुंचकर बच्चों से पूछता है तो वो बताते हैं कि स्कूल आने से पहले वो सब अजमल के घर के पास वाली जगह पर सिगरेट पी रहे थे। वहीं पास में एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर से अजीब सा धुआं निकल रहा था। उस धुएं से नेल पॉलिश जैसी तेज गंध आ रही थी। बच्चों को वो खुशबू अच्छी लगी और उन्होंने कुछ देर तक उस धुएं को सांस में खींचा। उसी जहरीली गैस सांस में लेने से वो सब बेहोश हो गए। ये गैस उसी बिल्डिंग से निकल रही थी। क्रिस्टो बच्चों को सख्त चेतावनी देता है कि अब से किसी ऐसे काम में मत पड़ना। सीन बदलता है और ट्यूशन सेंटर में आर्या का जन्मदिन मनाया जाता है। सब मिलकर केक काटते हैं और वहां मौजूद पुलिस वालों को भी केक खिलाते हैं। बाद में जब सब जाने लगते हैं तो अखिल आर्या को कहता है शाम को उस जगह आना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। शाम को अंधेरा होने पर आर्या वहां पहुंचती है। अखिल ने जगह को अच्छे से सजाया होता है। आर्या की फोटो लगाई होती है और केक भी लाया होता है। दोनों मिलकर केक काटते हैं और सेल्फी लेते हैं। ठीक उसी समय विवेक वहां आ जाता है और आर्या को देख लेता है। आर्या को अखिल के साथ देखकर विवेक का गुस्सा फट पड़ता है। वो आर्या के सिर को पकड़कर दीवार से दे मारता है और उसे बुरी तरह पीटता है। अखिल बीच में रोकने आता है लेकिन विवेक भी उसे बेरहमी से पीट देता है। बेहोशी की हालत में आर्या को उसकी माँ और निमिषा मिलकर हॉस्पिटल ले जाती हैं। दूसरी तरफ अखिल भी बहुत बुरी तरह टूट चुका था। अगले दिन अजमल क्रिस्टो से कहता है कल रात 8 से 8:30 के बीच मैंने अपने घर की सनशेड के पास में किसी आदमी जैसी शक्ल वाला इंसान जाते हुए देखा। क्रिस्टो पूछता है क्या चोरी डकैती हुई है? अजमल कहता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय बाकी बच्चे भी ट्यूशन सेंटर पहुंचते हैं लेकिन आर्या नहीं होती। क्रिस्टो अखिल से पूछता है आर्या कहाँ है? अखिल कुछ नहीं बताता, बस कहता है उसे बुखार है। लेकिन जब वो ट्यूशन से लौटता है तो अपने दोस्तों को सारी घटना बता देता है। वो गुस्से में कहता है उस विवेक को अब ऐसे नहीं छोड़ सकते। कई बार से विवेक लोगों को परेशान कर रहा था। अखिल को लगने लगता है कि इस बार उसे कोई ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा जिससे वो कुछ दिन तक सीधा हो जाए। अखिल के दिमाग में यही चल रहा था कि उसको ऐसा क्या काम कराऊं जिससे वो किसी के पास जाने लायक ना बचे। अखिल को पता है कि हर रात विवेक कचरा फेंकने के लिए कुएं के पास जाता है। उसी रात को अखिल खेतों में जानवर पकड़ने के लिए लगाई जाने वाली फंदियां उठाकर लाया और सीधे पुराने कुएं के पास पहुंच गया। वहां उसने 2 फंदियां ऐसे छिपा कर लगा दी कि किसी की नजर भी ना पड़े। रात को जैसे उसने सोचा था विवेक कचरा लेकर वहां पहुंचा। पहले ट्रैप में उसका पैर नहीं फंसा लेकिन दूसरे ट्रैप जो कुएं के बिल्कुल पास था उसमें उसका पैर कस कर फंस गया। दर्द की वजह से विवेक का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा कुएं में गिर गया। ये देखकर विवेक सच में घबरा गया। उसकी कभी भी विवेक को मारने की मंशा नहीं थी। वो तो बस चाहता था कि कुछ दिन के लिए विवेक कहीं पड़ा रहे और दूसरों को तंग न करे। लेकिन अब तो मामला सीधा हत्या तक पहुंच गया था क्योंकि उस कुएं में एक बार गिरने के बाद बचना नामुमकिन था। अंदर से विवेक की कोई भी आवाज नहीं आई। डर के मारे अखिल अगले दिन न स्कूल गया और न ही ट्यूशन। पुलिस जब सबके बारे में पूछताछ करने लगी तो अखिल ने कह दिया कि उसे बुखार है। असल में डर के कारण सच में उसे तेज बुखार चढ़ गया था। इधर आर्या भी 2 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। यह देखकर सबको शक होने लगा। क्रिस्टो जब अखिल के घर गया तो उसकी माँ ने भी यही कहा कि उसे बुखार है। क्रिस्टो ने फिर निमिषा से आर्या के बारे में पूछताछ की। तब निमिषा ने सच बताया कि विवेक ने आर्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसे लगातार परेशान करता रहा था। ये सुनते ही क्रिस्टो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो तुरंत आर्या के घर पहुंचा और उसकी हालत देखकर वो सन्न रह गया। क्रिस्टो ने आर्या के घर वालों से विवेक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 दिन से वो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। वैसे वो अक्सर कई दिनों
तक गायब रहता है और फिर अचानक लौट आता है। आर्या की हालत देखकर क्रिस्टो का गुस्सा और बढ़ गया। उसके मन में यही चल रहा था कि अगर विवेक हाथ लग गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्रिस्टो ने कहा कि अगर विवेक लौट कर आए या कहीं से कॉल करे तो उसे तुरंत खबर कर दी जाए। विवेक का फोन भी घर पर ही पड़ा हुआ था। क्रिस्टो किसी तरह उस फोन को वापस ले लेता है। उधर आर्या बार बार अखिल को कॉल करते रहती है, लेकिन अखिल किसी का भी फोन नहीं उठाता। अगली रात अखिल फिर उस कुएं के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी उसके दिमाग में पक्का हो जाता है कि विवेक मर चुका है। उस दिन की हड़बड़ी में अखिल वहीं पर पड़ा हुआ एक जाल उठाना भूल गया था। अब वो उसी जाल को उठा लेता है और अपने घर के पास रख देता है। असल में वही जाल विवेक के पैर में फंसा हुआ था। इधर 2 दिन से अखिल ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और ना ही सो रहा था। उसके स्वभाव में बदलाव आया। वो घर वाले भी नोटिस करने लगे थे। फिर अगली रात 2 ट्रक भरकर लोग आते हैं, जिनमें टूटे हुए मकान का मलबा, मिट्टी, सीमेंट और पत्थर सब लदा होता है। उनका मकसद था कि वो सब कुछ उस कुएं में डालकर उसे पूरी तरह भर दें, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध कर देते हैं और तुरंत क्रिस्टो को इसकी खबर देते हैं। क्रिस्टो जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वो सारा मलबा असल में थॉमस मास्टर की बहू शर्ली की बुटीक तोड़ने के बाद का बचा हुआ सामान है। शर्ली और उसका परिवार फिर से गल्फ लौट रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ का सारा बिजनेस भी बंद कर दिया है। थॉमस खुद क्रिस्टो से कहता है कि वैसे भी इस कुएं से लोगों को परेशानी ही है। गांव वाले तो वैसे भी इसमें कचरा फेंकते ही रहते हैं। अब अगर ये बिल्डिंग का मलबा डालकर कुआं बंद कर दे तो आगे से किसी तरह की दिक्कत होगी ही नहीं। थॉमस ने यह भी बताया कि उसने अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदार से बात भी कर ली है। ये सुनकर क्रिस्टो भी मान जाता है कि यही ठीक है। फिर उन दोनों ट्रकों को लाया जाता है और मलबा उस कुएं में डाल दिया जाता है और कुआं पूरी तरह भरकर बंद कर दिया जाता है। ये सब कुछ अखिल अपनी आंखों से देखता है, लेकिन उसका डर अभी भी खत्म नहीं होता। वो अभी भी आर्या के फोन कॉल्स इग्नोर करता रहता है। अगर उसके दोस्त उसे मिलने आते हैं तो वो उनसे ज्यादा बात भी नहीं करता और जल्दी उन्हें घर से बाहर भेज देता है। एक दिन तो क्लास में ही उसे इतना डर और घबराहट होती है कि उसका सिर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। पुलिस वाले तुरंत उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। सबको लगता है कि बुखार और थकावट की वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्कूल में बच्चों की तरफ से एक एग्जीबिशन हो रही थी और वहाँ क्रिस्टो बाकी पुलिस वालों के साथ पहुंचता है। वहाँ पर अजमल ने बनाया हुआ एक सोलर सिस्टम का मॉडल रखा हुआ था। उस मॉडल को देखकर क्रिस्टो कहता है कि शाम तक इसे स्टेशन ले आना। उस दिन स्टेशन में विवेक नजर नहीं आया तो उसकी जगह उसके साथ रहने वाले मैथ्यूज को बुलाया गया। क्रिस्टो उससे पूछता है कि तुम विवेक को कैसे जानते हो। मैथ्यूज बताता है कि विवेक कुछ दिन तक उसका ड्राइवर था। वो ये भी बताता है कि क्रिसमस से 2 दिन पहले ही उसने विवेक को आखिरी बार देखा था। फिर क्रिस्टो कहता है कि अगर आगे कुछ जरूरत हो तो मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगा और मैथ्यूज को जाने देता है। मैथ्यूज के जाने के बाद वहाँ अजमल अपने मॉडल के साथ पहुंचता है। क्रिस्टो मॉडल अच्छे से देखता है और उसके अंदर से एक चीज निकालकर पूछता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। अजमल बताता है कि जब वो सिगरेट पीने के लिए गया था तो उस घर के साइड से उसे ये चीज मिली थी। क्रिस्टो पूछता है वो जगह कहाँ है तो अजमल कहता है कि वो तो उसके घर के पास ही है। क्रिस्टो फिलहाल उसे जाने देता है। उसके बाद क्रिस्टो बाकी सबको कहता है कि इस चीज को फॉरेंसिक में भेजना पड़ेगा। दरअसल वो चीज एक पेस मेकर थी। अगर पेस मेकर किसी के शरीर से बाहर आया तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान मर चुका है। इधर आर्या गुस्से और टेंशन में अखिल से पूछती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। उस दिन मेरे भाई ने जैसा बिहेव किया मैं तो कर ही क्या सकती थी, लेकिन अखिल चुप ही रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ उसी एक्सीडेंट हुए मर्डर का ख्याल घूम रहा था। क्लास खत्म होते ही वो बिना कुछ कहे सीधे भाग जाता है। टेंशन में आर्या ये सारी बातें निमिषा को बताती है। उसे लगता है कि अखिल के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद दिखाते हैं कि मंदिर में एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद लोग वापस लौट रहे होते हैं। उसी वक्त एक आदमी को उस जमीन के किनारे एक पर्स मिलता है। वो पर्स ड्यूटी पर खड़े क्रिस्टो के हाथ में दे देता है। पर्स खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो विवेक का पर्स था। अगर विवेक का पर्स यहीं से मिला तो इसका मतलब ये है कि यहीं कहीं कोई बड़ी घटना हुई है। उस प्रोग्राम के दौरान अखिल अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। सब लोग फौरन उसे उठाते हैं और उसका पर्स उसके हाथ में रखकर उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब विवेक का पर्स चेक किया जाता है तो उसमें उन्हें एक बार का बिल मिलता है। यह देखकर सबको अजीब लगता है। गाड़ी में बैठे हुए क्रिस्टो बाकी पुलिस वालों से कहता है कि हमें उस बार तक जाना चाहिए क्योंकि जो पर्स मिला वो विवेक का ही है और उसमें शराब खरीदने का बिल भी है। ये सुनकर पीछे बैठा अखिल बहुत ज्यादा घबराने लगता है। अगले दिन सब लोग उस बार पहुंचते हैं। उनके हिसाब से विवेक शराब पीने वाला इंसान नहीं है तो फिर वो वहाँ क्यों गया था। सब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो उसमें साफ दिखता है कि पिछले 7 दिनों से विवेक रोज उस बार में अंदर जा रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि बार के अंदर कैमरे खराब थे, इसलिए वहाँ का विजुअल रिकॉर्ड नहीं हुआ।
हुआ। और हैरानी की बात यह है कि बार के किसी भी कर्मचारी को विवेक के आने जाने की कोई खबर ही नहीं थी। उन्होंने उसे कभी अंदर देखा ही नहीं। सिर्फ एक दिन एक आदमी ने देखा कि विवेक वहां से एक फुल बोतल लेकर निकला था। बाकी दिनों में जब भी विवेक बार के अंदर गया उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब बाहर निकला तो उसके हाथ में हमेशा एक बैग होता था। क्रिस्टो बार के पीछे का पूरा इलाका चेक करता है। तभी बगल वाले घर से अजमल उसे आवाज देकर बुलाता है। जब क्रिस्टो उससे पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो अजमल बताता है कि ये उसी का घर है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उस दिन उसने कहा था कि उसने सनशाइन वाली गली से किसी को जाते हुए देखा था। पुलिस का एक आदमी अजमल के साथ उस सनशाइन वाली गली में चलता है और दूसरी तरफ निकलता है तो पता चलता है कि वहाँ पर शर्ली की बुटीक थी जिसे कुछ समय पहले ही तोड़ दिया गया था। इसी दौरान क्रिस्टो को फॉरेंसिक टीम से कॉल आता है। वो बताते हैं जो पेसमेकर मिला था वो 20 से 25 साल की एक लड़की का है और उसमें एसीटोन नाम का एक अलग सा केमिकल भी पाया गया। इसके अलावा पेसमेकर पर जो खून के निशान मिले उनकी उम्र करीब 2 हफ्ते पहले की है। पेसमेकर के अंदर जो नंबर था उससे उसका मेकर ट्रेस किया गया। वहां से पता चला कि वो किसके शरीर में लगाया गया था। एड्रेस चेक करने पर पुलिस को समझ आ गया वो घर बेट्सी का है। वहीं जाकर उन्हें स्कूटर भी दिखा। याद है ना, शर्ली की रिश्तेदार बेट्सी को उसी स्कूटर पर बिना लाइसेंस के पकड़ा गया था। हाँ, वही स्कूटर यही मिला और उसी लड़की के शरीर में वो पेसमेकर लगाया गया था। जब पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बेट्सी और उसका पूरा परिवार बाहर सेटल है। बीच बीच में बेट्सी इंडिया आती है और उसके कुछ रिश्तेदार भी यहीं रहते हैं। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि क्रिसमस आने वाले दिन उसने कार का अलार्म बजते हुए सुना और उसी समय एक आदमी को दूर भागते हुए देखा था। पुलिस ने कार का डैश कैम चेक किया तो उसमें साफ दिखा कि एक रात बेट्सी ने कार लेकर घर से बाहर गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वही गाड़ी विवेक वापस लेकर आया। उस समय गुस्से में विवेक ने गाड़ी टकरा दी थी, तभी अलार्म बजा था। अलार्म सुनकर वो डर गया और फौरन वहां से भाग गया। यही सब पड़ोसी ने भी देखा था। बेट्सी आखिरी बार स्कूटी लेकर गई थी, लेकिन वापस स्कूटी विवेक लाया था। मतलब साफ था कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई थी। और उसी घटना के बाद वाले 7 दिनों तक विवेक रोज बार गया और 7वें दिन के बाद वो गायब हो गया। अब पुलिस वाले को सबसे बड़ा सवाल ये लगता है कि बेट्सी और विवेक के बीच आखिर कनेक्शन क्या था। जब बेट्सी की बैंक ट्रांजैक्शन चेक की गई तो पता चला कि उसने पेसमेकर के लिए बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन किया था और उसके तुरंत बाद एक और ह्यूज ट्रांजैक्शन हुआ, लगभग 3 करोड़ रुपए, वो भी शर्ली के अकाउंट में। हैरानी की बात यह है कि बेट्सी और विवेक के बीच ना तो कोई फोन कॉल रिकॉर्ड था, ना ही कोई बैंक ट्रांजैक्शन। लेकिन सारे पीसेस जोड़ने पर एक बात साफ हुई, इंडिया आने के बाद बेट्सी सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सिर्फ शर्ली के साथ ही कर रही थी और बेट्सी का पेसमेकर उसी जगह मिला जहां शर्ली की बुटीक तोड़ दी गई थी। इसका मतलब साफ था, बेट्सी की मौत वहीं हुई होगी। इसके बाद के 7 दिन तक विवेक का बार में जाना और फिर वापस आना हमारे पास विजुअल्स में है। और अगर अजमल की बात मानी जाए तो विवेक ने अजमल के घर वाली सनशाइन वाली गली से भी गुजरा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रह गया है कि बेट्सी ने शर्ली के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए क्यों ट्रांसफर किए। जांच गहराई में जाते ही सच्चाई सामने आई। पुलिस ने कस्टडी में मैथ्यूज को लिया क्योंकि मैथ्यूज पर बहुत सारे लोगों का पैसा बकाया था और वो सारे कर्ज एक्चुअली शर्ली ने चुकाए थे। यानी शर्ली ने मैथ्यूज के लिए पैसे भरे थे और उसी के लिए उसने बेट्सी से कैश लिया था। जब क्रिस्टो मैथ्यू से पूछता है अगर ऐसा है तो विवेक से बेट्सी को मरवाने वाला तू ही है ना, तो मैथ्यूज फौरन बोलता है नहीं, मैंने किसी से कोई कत्ल नहीं करवाया। आखिरी बार जब विवेक से मिला था तब उसने मुझे बताया कि उसे गल्फ में एक जॉब मिल गया है। क्रिस्टो फिर याद दिलाता है कि शर्ली की बुटीक तोड़ने के बाद ही बेट्सी मरी थी और उसी वक्त विवेक लगातार 7 दिन बार गया था और हर बार वापस आते वक्त उसके हाथ में एक बैग होता था। उस बैग में क्या था? इस पर मैथ्यूज कहता है मुझे नहीं पता, मेरा बेट्सी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, मुझे कैश शर्ली ने दिया था। जब क्रिस्टो पूछता है शर्ली ने तुझे कैश क्यों दिया, तो मैथ्यू चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। सीन यही कट होकर दिखाया जाता है कि क्रिस्टो सीधे थॉमस से मिलने गया था। थॉमस शर्ली का रिश्तेदार था। क्रिस्टो उससे पूछता है कि बेट्सी मर चुकी है और उन्हें शक है कि इस मर्डर में शर्ली का हाथ है, इसलिए जरूरी है कि शर्ली को तुरंत इंडिया बुलाया जाए। थॉमस पुलिस की मदद करने के लिए अपने बेटे और बहू शर्ली को फोन करता है और कहता है कि अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तुम लोग फौरन इंडिया आ जाओ। ये सुनते ही वो दोनों सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां से पुलिस उन्हें कस्टडी में लेकर स्टेशन ले आती है। इसी दौरान अखिल अपने मन का बोझ और दुख सहन नहीं कर पाता। वो अपने पापा को पकड़कर जोर जोर से रो पड़ता है। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त अखिल अपने दोस्त के घर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो कहता है
अनजाने में ही सही, लेकिन विवेक की मौत मेरी वजह से हुई। अब अखिल समझ चुका था कि ये मामला उसके बस का नहीं है, इसीलिए वो सारी बातें निमिषा टीचर को जाकर बता देता है। अखिल कहता है मैं क्रिस्टो सर को नहीं बता सकता। अब उसे ये राज अपने दिल में रखकर चलना मुमकिन नहीं लग रहा था। उधर पुलिस जब शर्ली से पूछताछ करती है तो वो कुछ भी मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता बेट्सी कहाँ है और विवेक कहाँ है, हो सकता है वो कनाडा चली गई हो। लेकिन क्रिस्टो बताता है कि कनाडा में बेट्सी नाम की कोई लड़की वापस आई ही नहीं। फिर क्रिस्टो पूछता है तुमने मैथ्यूज को कैश क्यों दिया? शर्ली कहती है मेरे और मैथ्यूज के बीच नजदीकी रिश्ता है, उसे कैश की जरूरत थी तो मैंने दे दिया। काफी देर तक सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार शर्ली सच बता देती है। वो कहती है कि क्रिसमस वाली रात बेट्सी मेरी बुटीक पर आई थी। उसी वक्त मैथ्यूज भी वहीं से निकल रहा था, उसे भी बेट्सी ने देखा। बेट्सी ने मुझसे कहा मेरा कैश अब वापस मुझे दो। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। इस पर बेट्सी ने गुस्से में कहा तेरे सारी डीलिंग्स मुझे पता है, अब मेरे पैसे वापस लौटाओ। फिर बेट्सी मुझे धमकाने लगी अगर पैसा वापस नहीं किया तो ये सारी बात वो उसके हस्बैंड को बता देगी। ये सुनकर मैंने बेट्सी को एक थप्पड़ मार दिया, उसने भी पलटकर मेरे चेहरे पर मारा। ये सब देखकर विवेक अंदर आ गया। उसने कहा बेट्सी शर्ली को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। ये बोलकर विवेक ने भी बेट्सी को जोर से धक्का मारा। धक्का इतना तेज था कि वो पास के चेयर से जा टकराई। बेट्सी के चेस्ट पर पेसमेकर लगा हुआ था और इस झटके की वजह से उसकी हालत वहीं बिगड़ गई और वो मर गई। विवेक बहुत डर गया। तभी शर्ली बोली अब तू यहाँ मत रुक, इसकी गाड़ी लेकर जा और उसके घर पर खड़ी कर दे। यही वजह थी कि विवेक वहां से उसकी गाड़ी लेकर चला गया। जैसे ही विवेक निकला शर्ली ने अपनी बुटीक में रखे एसीटोन नेल पॉलिश के लिए खरीदा हुआ केमिकल उसे निकालकर बाथरूम टब में डाल दिया और उसमें बेट्सी की बॉडी डालकर जला दी। जलने से उठने वाला धुआं इतना जहरीला था कि उसी रात जब कुछ लड़के सिगरेट पीने के लिए वहां पर आए थे तो उन्हें वही स्मोक सूंघ कर चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। बॉडी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ था। जो बचा हुआ रेसिड्यू था उसे शर्ली ने कुछ बैग्स में भर कर रखा। बाद में विवेक को बुलाकर बोला हर दिन एक बैग उठा ले और कहीं जाकर फेंक दे और मुझे ये मत बताना कि कहाँ फेंका। सीसीटीवी कैमरे सैकड़ों जगह पर हर जगह लगे थे, इसीलिए विवेक सीधे बुटीक नहीं जाता था। वो बार में घुसता और पीछे से अजमल के घर के सनशाइन वाले रास्ते से बुटीक तक जाता था। इस तरह बाहर से देखने वाले लोगों को लगता था कि वो बार में जा रहा था, जबकि असल में वो पीछे से शर्ली के पास जाता था। और जब वो वापस निकलता तो हमेशा उसके हाथ में एक बैग होता, वही बैग लेकर वो फेंकने जाता। लेकिन एक दिन जब वो बैग लेकर कुएं के पास पहुंचा तो अखिल ने जो ट्रैप लगाया था उसमें उसका ट्रैप फंस गया और वो कुएं में गिर गया। ये पूरी सच्चाई पुलिस को नहीं पता थी। उन्हें सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि विवेक बैग लेकर गया और फिर कभी लौटा नहीं। विवेक का पर्स उसी खेत वाले कुएं से मिलता है। ये देखकर पुलिस तय करती है कि अब पूरी जांच उस खेत के इर्द गिर्द करनी होगी। जांच करते करते आखिरकार वो लोग उस बंद कुएं को खोलते हैं। कुएं के अंदर से विवेक के गायब किए गए सारे बैग मिल जाते हैं। जैसे ही वो बैग बाहर निकाले जा रहे थे क्रिस्टो के पास निमिषा का फोन आता है। निमिषा क्रिस्टो को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर क्रिस्टो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि अखिल चाहे जानबूझकर या अनजाने में पूरे केस में फंस चुका था। उसी वक्त बैग्स के साथ साथ कुएं से विवेक की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे साफ हो जाता है कि यह हादसा अखिल के ही वजह से हुआ। ये देखकर क्रिस्टो गाड़ी उठाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अखिल के किए गए कारनामों की सच्चाई उसके घर वालों और दोस्तों को पता चल चुकी है। सबके चेहरे काफी उदास हैं। अखिल की असली मंशा बस इतनी थी कि आर्या को मारने की वजह से वो विवेक को हल्का सा सबक सिखा दे, लेकिन उसकी जरा सी गलती की वजह से विवेक कुएं में गिरकर मर गया और उसने कभी भी ये नहीं सोचा था। बाद में क्रिस्टो खुद अखिल को वहां से ले जाता है। पुलिस वालों की मजबूरी थी कि अखिल पर केस दर्ज करना ही पड़ेगा। हालांकि उसकी हालत देखकर सब पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा दुखी थे। सबसे ज्यादा दुखी तो आर्या थी। आखिर में दिखाया जाता है कि अखिल अब जुवेनाइल होम में है। वहां उसे 6 महीने हो चुके हैं। वहीं पर वो पढ़ाई लिखाई ट्यूशन करता है और उसके पसंदीदा टीचर और पुलिस ऑफिसर क्रिस्टो वहां पर क्लास भी लेते हैं। बाकी बच्चे भी उसकी क्लास अटेंड करने लगते हैं और यहीं पर इस फिल्म की कहानी एंड होती है। गुस्से या बदला में उठाया गया छोटा सा कदम भी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अखिल ने सोचा था कि वो सिर्फ विवेक को थोड़ा सा सबक सिखाएगा, लेकिन उसी गलती ने विवेक की जान ले ली और उसकी अपनी जिंदगी भी अंधेरे में चली गई। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुस्से और भावनाओं पर काबू रखना सीखें, क्योंकि एक पल की लापरवाही हमेशा के लिए पछतावा बन सकती है। खैर, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।